एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ब्रोकर्स के रडार पर कौन कौन से शेयर आ रहे हैं, और हमने वही शेयर शामिल किए हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, जिसमें ज़्यादा लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि अभी भी वहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, आप बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या वजहें हैं ऐसी जिसकी वजह से उन शेयरों को ब्रोकर्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या वहाँ पर लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं? जी, आज चलिए उन कंपनियों की बात करते हैं जो जनरली कहते हैं बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जिनमें कहते हैं जनरली इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनमें या तो हाल में रिटर्न आया है या इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, और आगे आने वाले समय में जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं उन्हें इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है। तो पहली कंपनी है देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक साल में बात करें तो रिलायंस ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, हालांकि उसमें जियो फाइनेंशियल का जो स्पिन ऑफ हुआ था उसका भी एक रीजन है, लेकिन अभी रिलायंस एक इन्वेस्टमेंट फेज में है। बाजार एक एंटिसिपेशन में है कि इसके आगे की रणनीति क्या होगी, भले इसके ऑयल एंड गैस सेगमेंट को लेकर है, रिटेल सेगमेंट को लेकर है, उनके फाइनेंशियल सेगमेंट को लेकर है। तो इस वजह से बाजार एंटिसिपेशन में है, लेकिन क्योंकि एंटिसिपेशन में है तो आगे उम्मीद मानी जा रही है कि आगे आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और एक ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज और नोमुरा। जेफरीज और नोमुरा के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो जेफरीज ने टारगेट प्राइस दिया, अपग्रेड करा है 3125 का, जो अभी के करंट प्राइस से 20% के अपसाइड दिखा रहा है, और नोमुरा के करंट प्राइस से 14.72% का अपसाइड दिखा रहा है। बाजार में ये भी चर्चा है कि रिलायंस में अब अगले मूव तब देखने को मिलेगा जब आगे इसका डीमर्जर होते हुए नजर आएगा और ये वैल्यू अनलॉकिंग करेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है अभी जरा 2603 के आसपास शेयर चल रहा है, और 3125 का लक्ष्य यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जेफरीज ऐसा कह रहे हैं। नोमुरा का मानना ये है 2985 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो बाज़ार की दिग्गज कंपनी और अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो रिलायंस पे सवाल हम पे लगातार पूछते रहते हैं, और कई बार चूँकि इतना बड़ा शेयर है और सवाल जो है उस पर आते रहते हैं, तो कई बार हम डिस्कस करते हैं, कई बार छूट जाते हैं। तो जिन लोगों को भी ट्रैक करना हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये लक्ष्य फिलहाल निकल करके आ रहे हैं। और कौन कौन सी कंपनी है जी? अगली कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज। देखिए, एम्बर एंटरप्राइज एसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, और इस कंपनी को हाल ही के समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। एक साल में बात करें तो 70% के आसपास कंपनी को ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। लेकिन इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है पीएलआई स्कीम का, और चाइना प्लस वन के साथ साथ जो लोकलाइजेशन पे फोकस है, क्योंकि कंपोनेंट्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए, और बड़ी बड़ी दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का फोकस है कि अब इंडिया से ही सोर्सिंग करनी है। तो इस वजह से आगे आने वाले समय में भी एम्बर एंटरप्राइज के लिए अच्छा पोटेंशियल देखने को नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो सीएलएसए और जेफरीज दोनों के हिसाब से काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है। सीएलएसए ने अपने टारगेट को मेंटेन रखा है 3600 पे, अभी प्राइस चल रहा है 3281 का, यानी 10% के आसपास अपसाइड देखने को नजर आ रहा है। और जेफरीज के हिसाब से लगभग 22% का अपसाइड पोटेंशियल है करंट मार्केट प्राइस से एम्बर एंटरप्राइज में। चले, तो यहाँ पर जो है सीएलएसए और जेफरीज की रिपोर्ट है, एम्बर एंटरप्राइजेज, और ये तमाम चीज़ें आप डेटा नोट कर लीजिए कि किस तरह कितने लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। और इसके बाद ये तो फंडामेंटल व्यू आपको बता रहे हैं सॉरी, कि वहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस क्यों बुलिश हैं। उसके बाद चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको हम नितलेश पावस्कर जी से पूछ के बताएंगे कि आखिर में चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। फंडामेंटली जो कारण दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से 3600 का लक्ष्य सीएलएसए कह रहा है। जेफरीज का मानना ये है कि 4000 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। सर, चूँकि लिस्ट थोड़ी सी 4-5 शेयरों की है, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके हम लोग निपटाते चलें। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एम्बर एंटरप्राइजेज, इन दोनों को चार्ट्स पर कैसे पढ़ पा रहे हैं आप, और यहाँ पर किस तरीके से आप इन जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, उनसे कितना सहमत हैं आप? देखो, रिलायंस इंडस्ट्री में मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, और 2650 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर इसको ये निकाल देता है तो 25 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 3000 से लेके 3200 ये टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तो नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो 2100 से लेके 2000 ये लेवल सबके लिए क्या हो सकते हैं, बाइक के हो सकते हैं। तो रिलायंस के ऊपर मेरा व्यू क्लियर है, इसको मैं क्लोजली ट्रैक कर। और दूसरा स्टॉक कौन सा एम्बर एंटरप्राइजेज, जिसपे कि यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से और जेफरीज की तरफ से बाय रेटिंग दी गई है। 3600 और 4000 के लक्ष्य यहाँ पर इनकी तरफ से दिए गए हैं। चार्ट्स क्या कुछ कह रहा है? देखो, चार्ट्स में अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड का है, लेकिन यहाँ पे एक बार के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक अगर ये लोअर लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ पे ले सकते। 3150 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो 3100 के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हो। अभी के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इसको फेवर में नहीं है, स्टॉप लॉस भी नजदीक का नहीं आ रहा है। स्टॉप लॉस जो नजदीक का आ रहा है वो 3100 के आसपास का ही आ रहा है।
तो 3150, यहाँ से 100 पॉइंट अगर ये डाउनसाइड मोमेंटम दिखा देता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते जी। चलिए, इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि सर जी कमोडिटीज़ का भी एक सेगमेंट स्टार्ट कीजिए। सर, आप 2024 में आपकी ये तमाम जो इच्छाएं, आपकी जो उम्मीदें हैं महीना से, वो सारी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन कमोडिटी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे। और किंग फैशन जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, आपकी टीम की वजह से मैंने 20,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही धन अर्जित करते रहिए, नुकसान ना करिए। हमारी मनी 9 की पूरी टीम की यही कोशिश रहती है। और प्लांट पॉइंट जी कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन ना लेने के लिए धन्यवाद। सर, मतलब नाराज़ मत होइए, आज नहीं लिया कल ले लेंगे, मंडे को डिस्कस कर लेंगे। आपका नाम मैंने नोट कर लिया है, तो अगली बार आप टिप्पणी करेंगे तो पहला प्रश्न आपका डिस्कस कर लेंगे। चलिए शौर्य के पास चलते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जरा देख लेते हैं और क्या क्या शेयर हैं ब्रोकर्स के रडार पे। जी, शौर्य, मोटो जोशी जी ने कमोडिटीज का नाम लिया था, तो अगली कंपनी कमोडिटीज रिलेटेड ही कंपनी है, वह है महानगर गैस लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी में हाल ही के समय में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और आगे आने वाले समय में भी ब्रोकर्स बुलिश है। जाहिर सी बात है, हमें कमोडिटी के प्राइस में, नेचुरल गैस के प्राइस में हाल ही के समय में डिक्लाइन देखने को मिला है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनके लिए गैस रॉ मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है तो कंपनी को फायदा मिलते हुए नजर आता है और आगे के आने वाले समय में भी ब्रोकर्स इस कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। लगभग 17% से लेकर 12% के अपसाइड पोटेंशियल ग्लोबल ब्रोकरेजेस को अभी महानगर गैस में नजर आ रहे हैं आगे। तो यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी कीजिए। अभी 1242 1243 के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा है। पुराने लक्ष्य जो थे वो 1450 थे, जिसको कि जेफरीज ने घटा दिया है 1350। अच्छा नहीं, टारगेट दोनों में ही आपने ओल्ड लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1350 से बढ़ा के 1450 किया है और 1250 से बढ़ा करके 1390 किया है सिटी ने। तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर सकारात्मक टिप्पणियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर अपने एक्सपर्ट के पास। सर, महानगर गैस लिमिटेड फंडामेंटल्स बता दिए शौर्य ने, और टेक्निकल चार्ट्स क्या बोल रहे हैं इसके? देखिए, स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट की स्टॉक तैयारी कर रहा है, तो अगर इसको आपको लेना चाहिए तो एक तो 1270 रुपये क्रॉस होने के बाद, या फिर यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी लेके 1050, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट, मतलब जो हम लोग हमेशा कहते हैं 15 से 20% डाउनसाइड रख के माइंड में, वहां पे आप थोड़ा सा क्वांटिटी ले सकते हो। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक चला नहीं है, एमजीएल हो गया, आईजीएल हो गया, इसमें अभी तक मोमेंटम नहीं दिखाया है स्टॉक्स ने। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट 2017 के हाईस के ऊपर अभी ट्रेड करना चालू कर देगा, तो एक मोमेंटम स्टॉक में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। कैश में पोजीशंस लेना है, फ्यूचर्स ऑप्शंस अवॉइड करें। चलिए, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं यहाँ पर नितलेश पावस्कर जी, चार्ट्स को देख करके और फंडामेंटल को देख करके। जेफरीज और सिटीज़ क्या कर रहे हैं वो आपको हमने बता दिया, शौर्य ने बता दिया, कारण भी उसके पीछे। चलते हैं अगली कंपनी को जानने के लिए। और इस बीच जोशी जी कह रहे हैं ये शो विपुल जी की स्माइल की वजह से बड़ा हिट है। सर, स्माइल की वजह आप लोग हैं, तो मतलब आप लोगों का प्यार जैसा रहता है तो चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए। शौर्य के पास चलते हैं अगली कंपनी जानने के लिए। शौर्य जी, चलिए अगली कंपनी है एनबीएफसी क्षेत्र के एक दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस। हमने हाल ही के समय में देखा था जब आरबीआई की तरफ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए थे सिक्योर्ड लोन्स को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, तो शेयर्स में थोड़ा हमें सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं तो इस वजह से आगे आने वाले समय में भी इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रही हैं। अगर आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1000 के 10,000 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी लगभग 30% का अपसाइड यहाँ पे नजर आ रहा है। नोमुरा की बात करें तो नोमुरा ने 9,500 का टारगेट दिया है, जिसका मतलब है लगभग 23% से भी ज़्यादा की पोटेंशियल यहाँ पे अपसाइड में नजर आ रहा है। तो ये बजाज फाइनेंस पे कल परसों खबर भी थी और उसको कंपनी के जो कारोबार है उस तीसरी तिमाही का उसकी अपडेट दी थी कंपनी ने, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे रिपोर्ट्स वहाँ पर आई हैं। कंपनी ने करीब मेरे ख्याल से 38 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और कंपनी के एयूएम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और उसी के बाद से तमाम ब्रोकरेज हाउसेस सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग दी है, 10,000 का लक्ष्य अभी 7,700 के आसपास चल रहा है, 7,714 का स्तर, और यहाँ पर 10,000 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। नोमुरा जो है 9,500 रुपये का लक्ष्य दे रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में बजाज फाइनेंस में अभी अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। सर, नंबर्स आए थे कंपनी के, बिजनेस अपडेट जो कंपनी देती है क्वार्टर पे, वो काफ़ी अच्छे रहे थे। आपकी राय क्या रहेगी बजाज फाइनेंस पे? देखो, इंटरेस्टिंगली स्टॉक को मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था शॉपिंग के लिए। अगर हम लोग इसमें वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और 7,740 के आसपास मैंने कुछ
स्टूडेंट्स को एक व्यू शेयर किया था, वहां पे वीकली चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 7,800 से लेके 7,850 ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें अवॉइड करना चाहिए। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो 7,600 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और यहाँ से आप बस अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो 10,000 थोड़ा सा मुझे अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, जब तक ये 7,850 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। ठीक, बिल्कुल। फंडामेंटल और चार्ट्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो अभी 10,000 के लिए थोड़ी सी उनको बहुत सारे हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं निखिलेश जी को, और पहले 7,850 पे उनकी नज़र रहेंगी। और कितनी कंपनियां बाकी हैं सॉरी? जी अभी एक कंपनी और है, और वो उस सेक्टर को बिलोंग करती है जिस पर काफ़ी लोगों की नज़र थी कि काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से दिक्कतें नज़र आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार आ सकता है, ब्याज दरें घटेंगी, और क्योंकि HCL टेक का अधिकतर बिजनेस अमेरिका यूरोप सेगमेंट से आता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस का मतलब है इन कंपनियों का भी बिजनेस में पॉजिटिविटी, और इसीलिए ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले कंपनी को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं। अभी करंट प्राइस चल रहा है 1433 का। JP मॉर्गन ने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है 1070 से लेकर 1520 से, यानी इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस से अराउंड 6% की तेजी की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनले ने 1400 से टारगेट प्राइस को बढ़ाया 1470, अभी प्राइस चल रहा है 1433, यानी लगभग 3% के प्रीमियम पर पोटेंशियल अपसाइड उम्मीद है HCL टेक में कंपनी। चलिए, इन सबके बीच में अच्छी खबर यही है कि चलिए आईटी पर भी जो है रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि आईटी ने बहुत 2023 में निराश किया है। तो HCL टेक पे JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं है, हालांकि JP मॉर्गन के हैं थोड़े से, 1070 से बढ़ा के सीधे 1520 का टारगेट कर दिया है, और मॉर्गन स्टैनले ने 1400 से बढ़ा करके 1470 कर दिया, 1433 पे चल रहा है। तो बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पॉजिटिव खबरें आ रही हैं आईटी कंपनियों के लिए, ये अच्छी बात है। सर, आपकी राय क्या होगी चार्ट्स पर? HCL टेक को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, मेरा तो इसमें जो टारगेट था वो हिट हो चुका है 1500 के आसपास। मैंने काफी बार इस स्टॉक में 1,000 से लेके 1130 इस रेंज में बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, और वो जो ऊपर में टारगेट थे 1500 की, तो वो हिट हो चुके हैं। तो इसमें अगर आपको लॉन्ग करना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बड़े टारगेट को देखकर बाइंग नहीं करना चाहिए। 1320 से लेके आप अगर 1285 इस रेंज में आता है तो ही आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। 1180 आपका स्टॉप लॉस। क्या सस्ती आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज इन तमाम कंपनियों पे बातचीत करने के लिए, जिसमें हमने देखा बजाज फाइनेंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HCL टेक है, महानगर गैस है। तो ये वो तमाम कंपनियां हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की नज़रें लगातार बनी हुई हैं, और आप भी अपनी नज़रें बना करके रखिए। चार्ट्स पे क्या स्थिति है, फंडामेंटल्स क्या है, हर तरीके से इन 4-5 शेयरों को हमने जांचने परखने की कोशिश की है। अपने फंडामेंट, अपने जो आपके वित्तीय सलाहकार हों उसकी राय लेकर के आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।